हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को और उसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसी क्लास को थोड़ा आगे चलेंगे और आज के क्लास में देखेंगे कि क्या रिलेशन है यंग्स मॉडुलस में शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन है। तो ई जी एंड के जो कि यंग्स मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है और आपका बल्क मॉडुलस है, इसमें क्या रिलेशन है वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ई और जी के बीच में रिलेशन हमने एक रिलेशन लास्ट क्लास में यूज किया था क्वेश्चन बनाने में, बट उसका डेरिवेशन आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई मान लीजिए आपके पास सरफेस है, कोई बॉडी है जिसपे हो क्या होगा, शियर स्ट्रेस लग रहा है। शियर स्ट्रेस मतलब प्योर शियर स्ट्रेस इसमें लग रहा है। तो इस स्ट्रेस के कारण इसमें क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन आपका होगा। क्या होगा कि यह जो एस क्यू डायगोनल है वो चाहेगा कि इस पर ये क्या हो, आपका कंप्रेस हो, जबकि पी क्यू चाहेगा कि इलोंगेट हो। तो वहाँ पे टेंडेंसी है इस डायगोनल का, अगर कोई आपकी बॉडी है, अगर हम 2D की बात करेंगे तो 2D में अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शन पे जब आपका प्योर शियर का केस लगेगा, जब यहाँ पे शियर फोर्स लगेंगे, इस डायरेक्शन में आपको लगेंगे शियर फोर्सेस, तो शियर फोर्स का केस जब लगेगा तो क्या होगा इसमें कि ये जो एस क्यू डायगोनल है वो चाहेगा कि कंप्रेस हो और पी क्यू डायगोनल चाहेगा कि इलोंगेट हो। तो इसमें मान लीजिए कि कोई चेंजेज हो रहा है। मान लेते हैं कि हमारा पी क्यू हमारा सरफेस फिक्स अगर है तो उसमें चेंजेज कुछ होगा, तो एस क्या हो जाए, एस डैश पे आ गया और आर क्या हो गया, आर डैश पे आ गया है। तो उसके कारण उसमें कुछ चेंजेज हुआ है, तो डायगोनल भी चेंज हो रहा है। पी आर डैश आपका चेंज हो गया, डायगोनल चेंज हो गया अभी। तो एक इस पर शियर फोर्स लगा है, तो इनके बीच में मान लीजिए एक एंगल है फाई, जो कि आपका एक एंगल लग रहा है जिससे शियर आपका हो रहा है। तो एंगल हो रहा है जिससे शियरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका शियरिंग जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा। एंगल अभी आपका क्या है, 45 डिग्री है। ये इनिशियल एंगल 45 डिग्री था आपका। तो हम बात करते हैं शियर स्ट्रेन का। तो शियर स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं शियर फोर्स बाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से। तो शियर स्ट्रेन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं शियर फोर्स बाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से। जैसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन ई होता है, यानी कि यंग्स मॉडुलस जो हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, शियर मॉडुलस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं शियर फोर्स बाई आपका क्या है जो या हम कह सकते हैं यहाँ पे शियर स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेन लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे पास जो आपका शियर स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेन जो होगा फाई वो टाउ हो जाएगा सिग्मा की जगह, और जी की ई की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेन को टाउ बाई जे लिखते हैं, जिसको फाई भी लिखते हैं, इसको tan फाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई अगर एंगल बहुत छोटा हो तो फाई और tan फाई आपस में इक्वल होंगे। और tan फाई से इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल आर क्यू आर डैश में लिख सकते हैं tan फाई को आर आर डैश बाई क्यू आर, आर आर डैश, क्योंकि फाई के सामने ये जो आर आर डैश परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका बेस क्या हो जाएगा आपका क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो tan फाई को आर आर डैश लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी बाई जे इक्वल्स टू आर आर डैश बाई क्यू आर भी लिख सकते हैं। इस रिलेशन को थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे और देखते हैं। तो द स्ट्रेन एक्सपीरियंस्ड बी बाय द डायगोनल पी आर, ये जो पी आर डायगोनल है इस पर जो स्ट्रेन होगा वो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये टी आर डैश आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो चेंज अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि पी टी अराउंड इक्वल है पी आर का, यह मान लेते हैं कि पी टी और पी आर इक्वल है, तो चेंज कितना हुआ है, टी आर डैश जो कि चेंज हुआ है, टी आर डैश ही तो चेंज हुआ है ना। तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ से हम क्या करते हैं, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो टी आर डैश बाई टी पी टी लिख सकते हैं इसको, या पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है पी आर के, तो पी आर के इक्वल लिख सकते हैं। टी आर डैश को क्या लिख सकते हैं, टी आर डैश को लिख सकते हैं, टी आर डैश को आर आर डैश और कितना हो जाएगा आपका cos 45 डिग्री, क्योंकि एंगल आपका क्या है 45 डिग्री है ये एंगल, तो ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि आपका देख सकते हैं यहाँ 45 है, तो ऑलमोस्ट यह भी 45 डिग्री होगा, तो ये 45 हो जाएगा। और पी आर को लिख सकते हैं पी आर जो है आपका ये पी आर,
इसको लिख सकते हैं क्यू आर बाई साइन 45 डिग्री। इस पी आर को लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू क्यू आर बाई साइन 45 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसको क्यू आर बाई साइन 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 डिग्री जो होगा साइन 45 डिग्री वो आपका कितना हो जाएगा, 45 के सामने क्या है आपका क्यू आर है, तो क्यू आर हो जाएगा आपका और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा पी आर हो जाएगा। तो यहाँ से पी आर को लिख सकते हैं क्यू आर बाई साइन 45 डिग्री। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा और यह भी आपका 1/√2 होगा, तो ये आपको क्या देगा 2 दे देगा और आर डैश बाई क्यू आर हो जाएगा, आर डैश बाई क्यू आर होगा। आर डैश और बाई क्यू आर को आप लिख सकते हैं टाउ बाई जे। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो स्ट्रेन एक्सपीरियंस्ड बाई डायगोनल पी आर इक्वल्स टू टाउ बाई 2j। यहाँ से इसको टाउ बाई 2j लिख सकते हैं, जो स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाई डायगोनल पी आर। तो हम यहाँ से स्ट्रेन उसका पी आर का क्या है, तो टाउ बाई 2j हो गया आपका। यहाँ से जो टोटल स्ट्रेन एक्सपीरियंस्ड बाई पी आर अभी लिखते हैं, ये टोटल स्ट्रेन ये स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा में लिखेंगे कैसे, लेट सिग्मा बी द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द डायगोनल पी आर ड्यू टू द शियर स्ट्रेस सिग्मा। तो अगर हमने एज्यूम कर लिया है कि जो डायगोनल स्ट्रेस डायगोनल पे जो स्ट्रेस है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो टाउ है, और तो ये मान तो टाउ जो है वो सिग्मा है और डायगोनल पे स्ट्रेस जो लग रहा है वो टाउ है, तो डायगोनल पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो सिग्मा है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं हम सिग्मा बाई 2g, टाउ को लिख सकते हैं क्या, टाउ बाई 2g को लिख सकते हैं क्या सिग्मा बाई 2g। तो और यह टाउ, और क्योंकि यहाँ पे लोड तो एक ही है सिग्मा टाउ है, तो टाउ को सिग्मा बाई 2g लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस पे आपका एक फोर्स होगा, क्योंकि टाउ आपका दो जगह है, यहाँ पे भी टाउ है और यहाँ पे भी टाउ है, तो एक तो आपका सिग्मा बाई डायरेक्ट स्ट्रेस मिल जाएगा और न्यू से मिलके दूसरा मिल जाएगा आपको। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा E इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस न्यू। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस न्यू। यह रिलेशन हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम लिया था, उसमें इसको सॉल्व भी किया था। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं टोटल स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाई, टोटल स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन जो लैटरल होगा उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, क्योंकि म्यू जो होता है लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लैटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। तो इसके टर्म में आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल, तो लैटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल होता है म्यू या न्यू बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको न्यू जो होता है, यहाँ हमने न्यू लिया है, तो न्यू जो होता है वो आपका न्यू जो है जो कि पॉइजन्स रेशियो है वो आपका लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो वहाँ से हमने ये रिलेशन देख लिया, डिस्कस कर लिया, इसका डेरिवेशन भी देख लिया कि कैसे ई और जी में रिलेशन होगा। अभी हम बात करते हैं कुछ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस इनका रिलेशन और इस्टेब्लिश करेंगे। तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ जो कि 3 डायमेंशनल लॉ होगा, जो जिसमें कि लीनियर होगा और शियर होगा, दोनों होगा आपका, ये आपको बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन होगा। और हुक्स लॉ क्या होगा कि इसमें लीनियर डिफरेंट आपका जो स्ट्रेन होंगे और शियर स्ट्रेन होंगे सबका कॉम्बिनेशन होगा। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ जो होगा वो लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होगा। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ होगा वो एप्लीकेबल होगा आपका लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल के लिए। इसमें क्या होगा कि 6 इक्वेशंस है फॉर लीनियर एंड शियर स्ट्रेन के लिए। तो लीनियर स्ट्रेन के लिए 3 और शियर स्ट्रेन के लिए 3 इक्वेशन मिलेंगे। यहाँ पे हम लीनियर स्ट्रेन निकाल रहे हैं अभी, तो एप्सिलॉन एक्स, तो एप्सिलॉन एक्स कैसे निकालेंगे सिग्मा एक्स बाई ई, और बाकी पॉइजन्स रेशियो से जो बाकी जो दो स्ट्रेसेस हैं, बाकी जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे ई वाई भी लिखेंगे, तो जो ई वाई के डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव और बाकी दो को क्या करेंगे निगेटिव में लिखेंगे। ई जेड को पॉजिटिव और बाकी दो को निगेटिव है।
ये आपका क्या निकल, ये हमारा क्या निकल गया, लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू निकल गया। फिर हम देखेंगे जो शियर स्ट्रेन्स होंगे, तो टाउ एक्स वाई निकाल सकते हैं टाउ एक्स वाई बाई जी से। इसी तरह से गामा एक्स वाई लिख सकते हैं टाउ एक्स वाई बाई जी से। फिर गामा वाई जेड लिखेंगे वाई जेड टाउ वाई जेड, और गामा जेड एक्स लिखेंगे टाउ जेड एक्स से। तो इस तरह से ये 6 जो रिलेशन हैं, इन 6 आपका 3 आपका लीनियर स्ट्रेन का है और 3 शियर स्ट्रेन का है, इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है। और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में हमारा दोनों कंसिडरेशन होगा, लीनियर का भी और शियर स्ट्रेन का भी कंसिडरेशन होगा। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में कुछ और बात करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 2 टर्म्स है, डायलेटेशन की बात करते हैं और फिर बल्क मॉडुलस की बात करेंगे कि डायलेटेशन क्या है और बल्क मॉडुलस क्या है। डायलेटेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम से हम डिफाइन करते हैं। तो डायलेटेशन का डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायलेटेशन को अभी हम डिफाइन करेंगे, तो चेंज जो चेंज है, चेंज वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम को, इसको हम डायलेटेशन बोलते हैं। अगर इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो ई को हम कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, जहाँ पे एप्सिलॉन एक्स वाई जेड, एप्सिलॉन के आपका स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, ये वाई, और ये आपका जेड डायरेक्शन में। तो अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, अभी हम बात करेंगे, डिफाइन करने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस को, तो कोई अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस पर लग रहा है, तो जो रेशियो होगा, जो कंप्रेसिव प्रेशर का रेशियो होगा और डायलेटेशन का रेशियो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव प्रेशर, कंप्रेसिव प्रेशर कौन किसके कारण लग रहा है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका, और डायलेटेशन का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस है। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस एक निगेटिव पैरामीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव लोड की बात हो रही है, तो निगेटिव है आपका, तो ये लोड बाई आपका डायलेटेशन होगा। तो इसका ई लिखेंगे और डायलेटेशन को लिख सकते हैं 3 × 1 - 2 न्यू, तो 3 × 1 - 2 न्यू इसको लिख सकते हैं। इसको एप्सिलॉन एक्स लिख सकेंगे और आपका इसको और मॉडिफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 2 न्यू आपका होगा। यहाँ से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो ए वी है, ये कहाँ से आएगा हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड है, इसको लिख सकते हैं, ई वी को लिख सकते हैं सिग्मा बाई के, और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बाई ई × 1 - 2 म्यू लिख सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगर तीनों अगर आपस में इक्वल है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो 3 सिग्मा हो जाएंगे और बाई यहाँ से होगा। यह हम कंडीशन लिया जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड का वैल्यू तीनों को आपस में इक्वल है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ई = क्या हो जाएगा, 3k × 1 - 2 न्यू। तो यहीं से हमने k = E/3 न्यू यहाँ पे यूज किया है बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन में, कि जो आपका यहाँ पे हमने ये डायलेटेशन को डिफाइन किया और यहाँ पे हमने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे रिलेशन है आपका ई और के में और न्यू में, ई के और न्यू में रिलेशन है आपका। इससे पहले हमने ई जी और न्यू में रिलेशन देखा है, तो उसको हमने डिस्कस किया है। तो अभी हमने डिस्कस किया जनरलाइज्ड हुक्स लॉ और उसमें हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया ई के एंड जेड में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया है हमने। तो ई का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ई है आपका, ई हमने कैलकुलेट कर लिया है, ई = ये रिलेशन कैसे आया वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन जो है, सॉरी ई जो है आपका एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड है आपका। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इस रिलेशन से लिख सकते हैं हम क्या, कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, ई × 1 - 2 न्यू। अगर तीनों इक्वल होंगे तो 3 सिग्मा हो जाएंगे बाई ई × 1 - 2 न्यू। तो यहाँ से 3 सिग्मा बाई ई × 1 - 2 न्यू हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे 3 सिग्मा होगा और 1 - 2 न्यू होगा, तो 3 सिग्मा यहाँ लिखेंगे और 1 - 2 न्यू होगा। और P और सिग्मा अगर इक्वल होंगे तो P और सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके,
तो ये आपको ये बच जाएगा रिलेशन E/3 × 1 - 2 न्यू। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए जो बल्क मॉडुलस है उसका डेफिनेशन लिखा है हमने, और यहाँ पे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यूज करके हमने कैलकुलेट कर लिया कि ई, के और न्यू में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ एक टर्म आए थे आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक क्या है? मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसमें अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे वो लेंथ के डायरेक्शन में मूव करे, विड्थ के डायरेक्शन में या थिकनेस के डायरेक्शन में, तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो अगर सेम है तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। अगर प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है तीनों डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है तो बोलेंगे कि वो आपका एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ हमने अभी डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा और कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से स्ट्रेस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्टरनेटिवली एज द सेम वे में, जैसा हमने जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में स्ट्रेन को, लीनियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया था। तो स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्ट्रेस को सिग्मा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड प्लस म्यू एक्स के टर्म में, म्यू एप्सिलॉन एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है आपका, यहाँ सिमिलरली अगर वाई होगा तो यहाँ पे वाई, और यहाँ पे जेड अगर होगा तो जेड। तो ये हमने डायरेक्ट स्ट्रेस को दिया। अभी शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेस आपका हो जाएगा जी गामा एक्स वाई, यहाँ पे गामा वाई जेड और यहाँ पे गामा जेड। तो जो शियर स्ट्रेन होगा यहाँ पे गामा शियर स्ट्रेन है, और यहाँ पे टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, और जी शियर मॉडुलस है आपका। तो इसी तरह से स्ट्रेस को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में, जहाँ पे कि लेम्डा और म्यू क्या है कि दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसको हम बोलते हैं लामीज पैरामीटर्स, जो कि यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड है। यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड है। लेम्डा को हम, जो हमारा लामीज पैरामीटर है, उसको इस पर्टिकुलर रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका म्यू जो लामी पैरामीटर्स है उसको हम E/1 + न्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया हुक्स लॉ को। तो हुक्स लॉ में कुछ और रिलेशन है हमारे पास। हम बात करते हैं स्ट्रेस टेंजार के बारे में, और स्ट्रेन टेंजार, दोनों ही टर्म्स है। स्ट्रेस टेंजार और स्ट्रेन टेंजार्स की बात एक टर्म है। इसको स्ट्रेस टेंजार को इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से डिफाइन करते हैं। इसको हम याद रखेंगे कि यह मैट्रिक्स है स्ट्रेस टेंजार का। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस होंगे आपका, फिर बाकी जगह पे आपका क्या होंगे, शियर स्ट्रेसेस होंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेस टेंजार को डिफाइन करते हैं, और स्ट्रेन टेंजार को डिफाइन करेंगे जहाँ पे आपका यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे भी वाई वाई है, वहाँ पे जेड जेड है, बाकी एक्स वाई वाई जेड ऐसे तरह का है। तो ये दो टर्म से हम क्या करते हैं, जनरलाइज हुक्स लॉ में हम इसको स्ट्रेस टेंजार और स्ट्रेन टेंजार्स को भी डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने जनरलाइज हुक्स लॉ देखा, और रिलेशन बिटवीन ई, जे एंड के देखा कि क्या रिलेशन होगा यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में, और पॉइजन्स रेशियो के बीच में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्सन टेस्ट को। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।